उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, तो वो 1 रुपए का सिक्का कैसे उसकी किस्मत को चमकाता है। और उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम बहुत दिल के करीब रखते, तुम्हारी लगती है। So I got some really emotional answers. These were the children who were away from their parents. एक बच्चे ने मेरे पास मेरे पापा मम्मी की फोटो में के नीचे नमस्ते। हम सबको ना कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, आप माने या ना माने। कहानी किसी के मुंह से सुनना, कहानी किसी किताब में पढ़ना, या फिर कहानी दादी और नानी से सुनते रहना। और ये कहानियां हमेशा से ट्रैवल करती रही हैं, और ट्रैवल करते करते अब पहुंच गई हैं स्टोरी घर। स्टोरी घर की कौन सी कहानियां और इन कहानियों को उन्होंने किस तरह से अपने पास पकड़ के रखा। हेलो, हाय। कैसी हो? वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो जैसे मैं यही सबसे पहले तो यही कहूंगी कि कहानियां जो दादी नानी सुनाती थी, कहानियां हम सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। और उनको फिर आपने कैसे पकड़ा? मतलब मालूम तो सबको है, लेकिन अपने पास रखना किस तरह से है और आगे कैसे बढ़ाना है, ये कला कैसे सीखी आपने? इनको जैसे कि तुम जानते हो कि एक रेडियो का बैकग्राउंड तो रहा ही है, तो वो थोड़ी सी हेल्प तो करता है। और बचपन में जब मैं अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी, सो आजकल के टाइम में प्री पैंडेमिक टाइम सोचिए, 2019 से पहले का, बच्चों की छुट्टियां होती है तो बच्चे जाते हैं, मॉरिशस जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ का डिज्नीलैंड जा रहे हैं। जब आप और हम छोटे थे तो हमारे पास ले दे के नानी हुआ मासी का घर। तो जब नानी के घर जाते थे तो सबसे बड़ी ट्रीट होती थी, रात को छतों पे मंजियां बिछा करती थी, कूलर तो नहीं करते थे, या और गद्दे बिछा करते थे, और हम सारे कजिन सब मिलकर नानी से कहानियां सुनाते थे। और नानी हमें पंजाबी में that time I did not realize कि one day I will become a storyteller. That's such a surprise to me as well. 2011 में यूएस में थी और वहां पर मेरा पहला तारुफ हुआ स्टोरी टेलिंग से, और मुझे लग रहा था कि कुछ नया करना चाहिए। आई थिंक दैट वाज माय कॉलिंग। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा जिंदगी में देर से रियलाइज होता है। तो मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और कहानियों की दुनिया शुरू की। 2012 में स्टोरी की शुरुआत की। शुरू शुरू में जब मैंने कहा कि हाँ मैं कहानियां सुनाऊंगी, तो मेरे आसपास वालों ने बोला कि अब तुम कहानी सुनाऊंगी। सो इनिशियली आई थिंक थोड़ा सा चैलेंजेस आई थिंक हर एक को आते हैं, तो आप कुछ भी नया करते हैं। पर आज की डेट में खुशी की बात यह है कि चाहे वो एजुकेशन हो या सोशल सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर हो, हर जगह नैरेटिव को, कहानी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता और इम्पोर्टेंस दी जाती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर पा रही हूँ, जहाँ पे हम टीचर्स को ट्रेन कर पा रहे हैं कि कक्षा में जब पढ़ाएं तो कहानियों से। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। वेरी नाइस। तो जैसे जब कहानियां, मतलब जब उसको पहली कहानी कौन सी थी जो सुनाई थी, याद है आपको? अब इतनी सारी कहानियां हो चुकी है इंदु, पर हाँ आई थिंक एक जातक कथा है, जिसको जब मैंने सुनाया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और वो थोड़ी लंबी कहानी है, उसका कहानी का नाम है एक सिक्के की कीमत, जिसमें एक भिश्ती है। और आजकल तो बच्चे भिश्ती देखते भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि बिस्लेरी एक्वाफिना है हमारे पास वाटर बॉटल्स। भिश्ती का कॉन्सेप्ट, उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, तो वो 1 रुपए का सिक्का कैसे उसकी किस्मत को चमकाता है। अच्छा। ये कहानी मैंने सबसे पहले सुनाई थी एक चिल्ड्रन होम में, कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर में। वहाँ पे वो बच्चे हैं जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं और एक होम में रहते हैं। तो उन बच्चों को मुझे कहानी सुनाने का एक प्रोजेक्ट था। तो उन बच्चों को मैं राजा रानी की कहानी तो सुना नहीं सकती, क्या परियों से रिलेट करेंगे, क्या मतलब ग्रैंड से रिलेट करेंगे। तो जब ये कहानी मैंने सुनाई थी, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आई। और उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम बहुत दिल के करीब रखते, तुम्हारी लगती है। So I got some really emotional answers. These were the children who were away from their parents. एक बच्चे ने मेरे पास मेरे पापा मम्मी की फोटो में के नीचे था। मेरे पास एक पेंडेंट है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। So those emotions come out. और आई थिंक इंदु यही कहानी सबसे बड़ा जादू होता है कि हम कहानियों के जरिए अपने किसी पुराने अनुभव को दोबारा जीते हैं, एक्चुअली उस इमोशन को याद करते हैं। और कई बार एक कैथार्सिस होता है, राइट, जो कुछ गुत्थियां, कुछ कॉम्प्लेक्सेस,
कुछ हमारे ऐसे सवाल हैं अनसुलझे से, या उनके कई बार जवाब नहीं। बिल्कुल। तो जब बच्चे हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बांधना थोड़ा सा शायद आसान होता होगा क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जब हम वही कहानी बड़ों को सुनाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता होगा उन्हें बांध के रखना। दैट इज ट्रू। किंतु उल्टा है। चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर मोर रिसेप्टिव। ठीक है, एक्चुअली उनके मन में कोई बायस नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं, क्लीन स्लेट की तरह आते हैं कि हाँ, और बहुत दे लिव इन द मोमेंट। वेयर एज वी अडल्ट जो है, मतलब हम अडल्ट भी लिव इन द मोमेंट, बट हम बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। पर बच्चों के साथ क्या होता है कि उनका मन बहुत चंचल होता है, उनके अंदर वो बैठने का ना, वो 2 मिनट बैठ के सुनने का वो जो मादा होता है वो कम होता है। तो इसलिए वी नीड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग विद वॉइसेस, विद ड्रामा, आपने कुछ हेड गियर लिया। बड़ों को जो सुनाते हैं उनका पेशेंस होता है, क्योंकि काम करते हैं, बॉस की ऑफिस में सुननी पड़ती है, प्रेजेंटेशन झेलनी पड़ती है, तो दे आर समहाउ ट्यून्ड टू लिसनिंग टू वर्ड्स। और बड़ों का अनुभव संसार ज्यादा होता है ना, सो दे हैव सीन मोर ऑफ लाइफ, ज्यादा जिंदगी देखी है, तो वो कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। बिल्कुल। कहानी सुनाने का तरीका बहुत ज्यादा है। बच्चों के साथ थोड़ी सी एग्जैजरेट करना पड़ता है, ड्रामा ज्यादा डालना पड़ता है। बच्चों के साथ जैसे अगर मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो बहुत, अगर मैं प्यार से इमोशन के साथ बात कर रही हूँ ना, तो आप कनेक्ट कर जाएंगे एक। सो आई रियलाइज विद एडल्ट्स इट इज इजियर, विद किड्स मुझे लगता है कि मेहनत ज्यादा जाती है। पर एक चीज और है, किड्स जो बच्चे जो रिस्पॉन्स देते हैं वो बहुत नेचुरल होता है, वो बहुत इम्प्रॉम्प्टू होता है, और उन्हें पसंद नहीं आती ना, बोल देंगे हमें अच्छी नहीं लगी। और बड़े क्या होते हैं, वो शराफत में, कर्टसी में, पोलाइटली, यार तो ये जो कहानियों का सफर आपने शुरू किया है, तो इस सफर में कौन कौन से पड़ाव आए कि कहानियां बच्चों को सुनाई, कहानियां कहीं जाके सुनाई, या ऑफिस में भी सुनानी होती है, तो इसमें क्या क्या पड़ाव आए? जब शुरुआत की थी इंदु, तो बिल्कुल जहन में ये था कि अब बच्चों को सुनाना था, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी एक्सप्लोर कर रही थी। 2011 की अगर मैं बात करूँ, हाँ। तो जो पहला तारुफ हुआ कहानियों के साथ, उसके बाद जब मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो इनको आई रियलाइज स्टोरीज हैव गॉट ग्रेट पोटेंशियल। फिर मैंने दोबारा इन एजुकेशन किया, फिर मैंने पीएचडी स्टोरी टेलिंग में, कि किस तरह से उसकी जो पोटेंशियल है उसे एक्सप्लॉइट किया जा सके क्लासरूम में या बच्चों के साथ। अब इस जर्नी के साथ मुझे मौका मिला सीनियर सिटीजन को कहानी सुनाने। सो वी वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हेल्पेज। सो जब आप ये सुनाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक आदत बना चुका है, तो वहां पर जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत इमोशनल होता है। फिर मौका लगा कॉर्पोरेट्स में कहानी सुनाने का। सो कहीं ना कहीं ऐसे धीरे धीरे करके इंदु मुखे आते गए। फिर 2018 में मैंने एनजीओ शुरू की जिसका नाम है चेष्टा की फाउंडेशन। सो उसके जरिए हमें रियलाइज हुआ कि कहानियों को आप एडवोकेसी में, अवेयरनेस में, मोबिलाइजेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो हम अपना जो फोक कल्चर की बात करते हैं, जहाँ पे कहानियां एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करती थी, आज यही कहानियां अवेयर करती हैं, चीजों के बारे में लोगों की सोच को बड़ा करती हैं। सो आप पॉलिटिक्स में कैंपेन्स में नैरेटिव्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स में आप नैरेटिव्स देखते हैं, हर जगह नैरेटिव्स ही हैं। सो आज जो एम्बिट है स्कूल की कहानी का, अब वो हिंदू बहुत बढ़ चुका है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। जब हम किसी सिंगर से मिलते हैं तो हम कहते हैं गाना सुनाइए ना प्लीज। जब हम किसी जादूगर से मिलते हैं तो कहते थोड़ा सा जादू दिखा दो। तो जब हम किसी कहानी वाले से मिलेंगे तो हमें थोड़ी उम्मीद होगी कि एक छोटी सी कहानी सुना दो ना प्लीज। अच्छा, ये जो कहानी है ये एक लोक कथा है। मुझे फोकलोर, फोक टेल्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इंदु उसमें हमें जगहों की संस्कृति के बारे में, लोगों के सोच और खान पान के बारे में पता चलता है। तो हमें पता चलता है दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, जहाँ हम रहते हैं उस पेरिफेरी के बियॉन्ड कितना कुछ नया हो रहा है। सो ये एक लोक कथा है और एक राजा की कहानी। तो मैं इसे समय को सीमा को ध्यान में रखते हुए सुनाऊं, तो ये मुझे पसंद है कहानी। इट्स अबाउट अ स्टोरी टेलर। तो बहुत ज्यादा पुरानी बात है, एक राजा था। अब जितने भी राजा होते हैं वो थोड़े से रंगीले होते हैं, कुछ तो उनके मिजाज में नयापन होता है।
इस राजा का मिजाज ऐसा था कि इसे पहेलियां बूझने का बड़ा शौक। ये चाहता था कि लोग इसके सामने तरह तरह की मुश्किलें रखें, सवाल रखें और ये उनका जवाब दे और फिर वाहवाही। तो रोज इसके मंत्रियों का, दरबारियों का काम होता था इसके सामने एक पहेली रखना। और कई बार दरबारी और मंत्री जानबूझ के सरल पहेली रख देते थे कि अगर राजा ने इसका जवाब नहीं दिया मुश्किल पहेली का तो फिर उन्हीं की जान आफत में आएगी। अब एक दिन एक कठपुतली वाला राजा के दरबार में आता है और वो 3 पपेट्स, 3 छोटी छोटी कठपुतलियां लेकर आता है। अब बक्से में से तीनों कठपुतलियां निकाल के राजा के सामने रखता है। राजा कहते हैं बहुत खूब, पसंद आए। तो बोलता है महाराज ये सब ठीक है पर आपके लिए एक पहेली है। इन तीनों कठपुतलियों में कोई एक चीज है जो अलग है। दे लुक अलाइक, एक जैसी दिखती हैं पर उसमें कुछ तो अलग है। आपको पहचानना है कि व्हाट इज द डिफरेंस। अब राजा कहता है बहुत खूब। उसने पहली कठपुतली उठाई, उलट उलट दाएं बाएं देखा, उसे लगा रही तो एग्जैक्टली सेम। दूसरी उठाई, फिर उलट पुलट दाएं बाएं देखा, कुछ नजर नहीं आया। तीसरी उठाई, नीचे से ऊपर से लेफ्ट राइट देखा, उसे कोई फर्क नहीं हुआ। फिर उसे लगा कि भाई ऐसे तो मेरा थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा। तो उसने अपने सबसे क्लेवर बुद्धिमान मंत्री से कहा मंत्री जी आपकी बात बताइए, इन तीनों कठपुतलियों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है। आप जो बुद्धिमान मंत्री होता है वो तीनों कठपुतलियों को उठाकर देखता है और चूंकि वो शार्प है, तीखा है, वो अंतर पकड़ लेता है। पर जो बुद्धिमान आदमी होता है ना वो इमीडिएटली और जल्दी कुछ नहीं देखता, वो जज्ब करता है, समझता है। उसे लगता है कि ऐसे कैसे। तो क्लेवर मंत्री बोलता है नहीं महाराज मुझे तो कोई अंतर नहीं दिख रहा। अगर आपको नहीं दिखा अंतर तो मुझे कैसे अंतर दिख सकता है। आप तो मेरे से ज्यादा बुद्धिमान हैं। क्योंकि क्लेवर मंत्री को मालूम था कि अगर उसने अंतर बता दिया तो राजा की कहीं ईगो या अहम हर्ट ना हो जाए। फिर राजा अपने ऐसे मंत्री को बुलाता है जो सो कॉल्ड थोड़ा सा बेवकूफाना है, कम दिमाग लगाता है, बड़बोला है। और उसे बुलाया और कहा कि बताओ क्या अंतर है तीनों को। अब उसने भी तीनों कठपुतलियों को उठा के दाएं बाएं शाएं देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आया। पर बेवकूफ आदमी अपने को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहता, इसको जरूर से ज्यादा देखता है। तो उसने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी जिसका कोई सिर पैर नहीं था। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा खबरदार बस बहुत हुई, बैठो, भाई हमें तो समझ में नहीं। तभी वहां पर एक कथावाचक स्टोरी टेलर आता है कि महाराज अगर आप कहें तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा बताओ क्या करूं। उस कथावाचक ने, स्टोरी टेलर ने तीनों कठपुतलियों को उठाकर देखा और उसे अंतर दिखा। अंतर ये था कि हर कठपुतली के कान में छेद, छोटा सा होल था। तो उसने कहा महाराज मैं आपको बता सकता हूँ कि इन तीनों कठपुतलियों के कान में एक छेद, तो उससे क्या आपको इजाजत दीजिए आपकी दाढ़ी का एक बाल खींच। और उस कठपुतली वाले ने, उस स्टोरी टेलर ने, इससे पहले कि राजा कुछ रिएक्ट करता आगे बढ़ के राजा की दाढ़ी का एक बाल खींचा, पहली कठपुतली के कान में डाला, पर वो बाहर निकला नहीं क्योंकि दूसरे कान में छेद था। वो बाहर निकला नहीं और वो कहीं अंदर ही गुम गया। तो उस कथावाचक ने कहा कि महाराज ये जो कठपुतली है ये बुद्धिमान आदमी की कठपुतली है। क्योंकि बुद्धिमान जो आदमी होता है वो सुनता सब है पर उसे जज्ब करता है, जल्दी बोलता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। इसलिए ये कठपुतली इसलिए धागा, ये दाढ़ी का बाल इस कठपुतली के कान के अंदर गया और पेट में चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ। और वो राजा की दाढ़ी का बाल तोड़ता है, दूसरी कठपुतली के कान में डालता है, एक कान में डालता है और दूसरे कान से वो बाल दाढ़ी का बाहर आ जाता है। राजा कहता है ये कौन सी कठपुतली। महाराज ये बेवकूफ आदमी क्योंकि वो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, जिन तक नहीं देखती है, जितना मर्जी समझा देता है। शाबाश। तीसरी कठपुतली महाराज फिर से उसकी दाढ़ी का एक बाल खींचा और तीसरी कठपुतली के कान में डाला और वो मुंह से बाहर। स्टोरी टेलर ने कहा महाराज
ये स्टोरी टेलर कथावाचक कठपुतली है, ये कहानियां सुनता है, फिर उसे कहानी बनाकर आपके सामने रखता है। आपने देखा आपकी दाढ़ी का बाल सीधा था, कान में सीधा डाला, जो मुंह से बाहर निकला गोल गोल छल्लेदार निकला। तो जो स्टोरी टेलर होता है सारी इंफॉर्मेशन को आसपास जो कुछ हो रहा है उसे अपने कानों से अंदर लेता है और अपना उसमें रंग और मिजाज डाल के, फ्लेवर डाल के, लच्छेदार छल्लेदार बनाकर लोगों को बता देता है। एक स्टोरी टेलर So the story ends here and the king realizes कि वाकई में स्टोरी टेलर का काम कितना इंटरेस्टिंग है कि आसपास आपके जो कुछ हो रहा है आप उसे किस तरीके से, किस अंदाज से पूछ एक्चुअली तो वो बुद्धि भी लगा रहा है कि क्या बताना है, क्या नहीं बताना, क्या छुपाना है और किस चीज को कितना एग्जैजरेट करना है। वेरी नाइस। तो जैसे अभी तक तो आपने एक लंबा सफर तय कर लिया स्टोरी घर के साथ, आगे क्या प्लान है फ्यूचर में इसको लेकर के, कहानियों को लेकर के? क्योंकि कहानियां असल में खो रही हैं, चाहे बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, अब कहानियों की एग्जिस्टेंस बहुत कम हो गई है। वो कार्टून में कैसे भी आ रहे हैं, पर वो वाला टाइम जो हम लोग कहानी सुनते थे ना, वो वाला वैसे कहानियां अब नहीं दिखती हैं मुझे। तो मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे, आप जैसे हुनरमंद और बुद्धिजीवी लोगों तक पहुंचे, ताकि वो कहानियों का आनंद उठाएं, कहानियों को सुने नहीं, कहानियों को देखें। एक स्वस्थ मनोरंजन है जो साथ साथ कुछ इंसाइट हो जाता है। वेल सेड जयश्री। आप बस ऐसे ही लगे रहो और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपकी कहानियां दूर दूर तक जाएं। हाँ, और अगर कहानियां सुनना चाहते ना इनको, तो हर मंगलवार एवरी ट्यूसडे शाम 5:30 बजे मैं स्टोरी घर के पेज पे कहानियां सुनाती हूँ। परफेक्ट, सुनेंगे बड़े लोग। तो फिर एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, कहानी कभी खत्म नहीं होती, असल में वहीं से कहानी फिर से शुरू होती है। बिल्कुल सही कह रही हो। आज जो हमारी बातचीत थी ना, इनको इससे भी नई कहानियां निकलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जयश्री, और आप इसी तरह कहानियां सुनाती रहें और हम फिर से सुनते रहें, ठीक है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बाय बाय।